अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वच्छ ऊर्जा, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की दुनिया भर की रेस में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? शायद आपके दिमाग में कोई बहुत जटिल तकनीक आएगी, लेकिन असल में सबसे बड़ी चुनौती है पैसा और रफ्तार। ये प्रक्रिया बहुत ही महंगी और बहुत ही धीमी है। पर क्या हो अगर इसका हल किसी फैंसी लैब में नहीं, बल्कि हमारी कागज मिलों से निकलने वाले कचरे के ढेर में छिपा हो? आज हम एक ऐसे ही कमाल के नए शोध पर बात करने जा रहे हैं, जो इस समस्या का एक बहुत ही हैरान करने वाला हल लेकर आया है। ये जानकारी मिली है शेन्यांग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक स्टडी से, जो बायोचार एक्स नाम के एक जर्नल में छपी है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिग्निन जैसा आम कचरा जिसे हम फेंक देते हैं, वो कैसे स्वच्छ ऊर्जा बनाने के तरीके में क्रांति ला सकता है। ये नया कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक क्या है, ये काम कैसे करता है, और ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, सारा खेल एक जगह आके अटक जाता है। पानी यानी H2O से हाइड्रोजन निकालने की जो प्रक्रिया है, जिसे हम वाटर इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, उसमें एक स्टेप होता है ऑक्सीजन इवोल्यूशन रिएक्शन। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर आसान भाषा में समझिए कि पानी के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने का काम होता है। इसमें हाइड्रोजन तो बड़ी आसानी से अलग हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन को अलग करना बहुत मुश्किल काम है। वो बहुत जिद्दी है। अच्छा, मतलब पानी के अणु में H और O के बीच का जो बॉन्ड है, उसे तोड़ना मुश्किल है, और खासकर ऑक्सीजन वाले हिस्से में। एकदम सही। और इसी जिद्दी ऑक्सीजन को अलग करने में बहुत ज्यादा बिजली बर्बाद होती है और प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसी को रफ्तार देने के लिए हमें हमें प्लैटिनम या इरिडियम जैसी धातुओं की जरूरत पड़ती है। और दिक्कत यह है कि ये धातुएं सोने से भी ज्यादा दुर्लभ और महंगी हैं। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का तरीका एक बहुत महंगी चाबी से खुलता है, और वो चाबी हमारे पास बहुत कम है। तो वैज्ञानिकों के सामने एक दोहरी चुनौती थी। एक तो ये रिएक्शन बहुत धीमा था, हाँ। और दूसरा, इसे तेज करने वाली चीज यानी प्लैटिनम वो हद से ज्यादा महंगी थी। हाँ। वे एक ऐसे हीरो के तलाश में थे जो सस्ता भी हो और ताकतवर भी। और मजे की बात यह है कि वो हीरो उन्हें किसी फैंसी लैब में या किसी गहरी खादान में नहीं मिला। वो मिला कागज मिल के कचरे के ढेर में। ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना। इस शोध के वैज्ञानिकों ने लिग्निन नाम के एक पदार्थ पर ध्यान दिया। लिग्निन, ये नाम सुना हुआ तो लगता है, पर ठीक से याद नहीं आ रहा। ये वही चीज है जो पेड़ों में होती है? बिल्कुल। लिग्निन पेड़ों और पौधों को उनकी मजबूती और कठोरता देता है। ये प्रकृति में कार्बन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। जब कागज या इथेनॉल बनाने के लिए लकड़ी की प्रोसेसिंग होती है, तो सेल्यूलोज निकाल लिया जाता है और ये लिग्निन एक बेकार कचरे की तरह बच जाता है। हर साल लाखों टन लिग्निन पैदा होता है, और ज्यादातर को बस जला दिया जाता है, जिससे थोड़ी बहुत ऊर्जा मिल जाती है। मतलब इसे कोई कीमती चीज नहीं माना जाता। समस्या का हल है। ये तो कमाल की सोच है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लिग्निन तो लकड़ी जैसा कुछ होता है, उससे आप धातु वाला कैटलिस्ट कैसे बना सकते हैं? क्या उसे बस किसी केमिकल में घोल देते हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रक्रिया उतनी सीधी नहीं है, और यहीं पर असली इनोवेशन है। वो लिग्निन को सीधे इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो पहले उसे इलेक्ट्रोस्पिनिंग नाम की एक तकनीक से बहुत ही महीन रेशों में बदलते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे रुई से धागा काता जाता है, बस ये बहुत ही हाईटेक लेवल पर होता है। फिर इन रेशों को बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे लिग्निन जलकर शुद्ध कार्बन के रेशों यानी कार्बन फाइबर्स में बदल जाता है। अच्छा, तो पहले कचरे से एक तरह का कार्बन का जाल या ढांचा तैयार किया, ये तो बेस बन गया। लेकिन रिएक्शन को तेज करने के लिए तो धातु चाहिए, वो कहाँ से आई? बिल्कुल सही पकड़ा। ये कार्बन फाइबर तो सिर्फ स्टेज है, असली कलाकार तो अब आएंगे। इसके बाद शोधकर्ताओं ने इस कार्बन के जाल पर निकल ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड के बहुत ही छोटे छोटे कण, जिन्हें हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं, बड़ी सावधानी से चिपकाए। तो जो हमारा फाइनल कैटलिस्ट बना, उसका वैज्ञानिक नाम है NiO Fe3O4 at LCFs। नाम थोड़ा डरावना है, पर इसका मतलब बस इतना है। निकल ऑक्साइड NiO और आयरन ऑक्साइड Fe3O4 के कण जो लिग्निन से बने कार्बन फाइबर LCFs पर बैठे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन का एक जाल है जिस पर निकल और लोहे के ऑक्साइड के नन्हे कण हैं। पर ऐसी तो कई चीजें बनाई जा सकती हैं। इसमें ऐसा क्या खास है कि ये प्लैटिनम को टक्कर देने की बात कर रहा है? मतलब सीक्रेट सॉस क्या है?
इसका सीक्रेट सॉस है इसकी बनावट, वो भी नैनो स्केल पर। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि निकल और आयरन ऑक्साइड के कण अलग अलग नहीं बैठते। वो कार्बन फाइबर की सतह पर एक दूसरे से जुड़कर एक खास इंटरफेस बनाते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हेट्रोजंक्शन कहते हैं। हेट्रोजंक्शन, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे एक रिले रेस की तरह समझिए। रिले रेस? हाँ, जहाँ दो अलग अलग तरह के धावक एक दूसरे को बैटन पास करते हैं। मान लीजिए निकल ऑक्साइड पहला धावक है और आयरन ऑक्साइड दूसरा। ये हेट्रोजंक्शन वो एकदम सही जगह है जहां पहला धावक बिना धीमा हुए दूसरे धावक को बैटन यानी इलेक्ट्रॉन पास कर देता है, जिससे पूरी रेस की रफ्तार बढ़ जाती है। अकेले निकल या अकेले आयरन उतनी तेजी से ये काम नहीं कर पाते। जब ये दोनों एक साथ इस खास जंक्शन पर काम करते हैं तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये सिनर्जी ही असली जादू है। वाह, ये रिले रेस वाला उदाहरण तो एकदम साफ है। और इसका एक और फायदा है ना, मैंने पढ़ा कि ये कार्बन का जाल उन धातु के कणों को आपस में चिपकने से भी रोकता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। पारंपरिक कैटलिस्ट में एक बड़ी समस्या होती है कि समय के साथ धातु के छोटे छोटे कण आपस में चिपककर एक बड़ा गोला बना लेते हैं, जिससे उनकी काम करने की सतह कम हो जाती है और कैटलिस्ट बेकार हो जाता है। लेकिन यहाँ ये कार्बन फाइबर का जाल उन नैनो पार्टिकल्स को अपनी अपनी जगह पर पकड़ के रखता है, उन्हें मिलने नहीं देता। इससे कैटलिस्ट ज्यादा देर तक और ज्यादा असरदार तरीके से काम करता है। ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लगता है। इसकी बनावट खास है, इसमें वो हेट्रोजंक्शन है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब इसे काम पर लगाया गया तो क्या इसने नतीजे दिए? क्या ये सिर्फ कागज पर अच्छा दिखता है या असल में काम भी करता है? और यहीं पर यह शोध और भी दिलचस्प हो जाता है। इसके नतीजे वाकई में बहुत प्रभावशाली हैं। एक कैटलिस्ट की काबिलियत नापने का एक पैमाना होता है ओवर पोटेंशियल। आसान भाषा में इसका मतलब है कि रिएक्शन शुरू करने के लिए आपको कितनी फालतू की ऊर्जा देनी पड़ रही है। जितनी कम फालतू ऊर्जा उतना अच्छा कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट ने सिर्फ 250 मिलीवोल्ट का ओवर पोटेंशियल दिखाया। 250 मिलीवोल्ट? अब ये आंकड़ा मेरे जैसे आम इंसान के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। क्या ये अच्छा है, बुरा है या ठीक ठाक है? ये बहुत अच्छा है। बाजार में मौजूद कई महंगे नॉन प्लैटिनम कैटलिस्ट से ये काफी बेहतर है। इसका मतलब है कि ये बहुत कम बिजली बर्बाद करता है और ज्यादा कुशलता से काम करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है इसकी मजबूती। जब इसे हाई करंट पर 50 घंटे से ज्यादा लगातार चलाया गया, जो कि असली दुनिया के हालात की नकल है, तब भी इसकी परफॉर्मेंस में कोई खास गिरावट नहीं आई। ये एक स्प्रिंटर नहीं है जो 100 मीटर दौड़कर थक जाए। ये एक मैराथन रनर है। ठीक है, तो ये कुशल भी है और टिकाऊ भी। पर मुझे एक और बात जाननी है। शोध में इन सीटू रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी जैसे कुछ भारी भरकम शब्दों का जिक्र था। ये क्या है और ये क्यों जरूरी है? क्या ये सिर्फ कहानी को और जटिल बनाने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी है। ये इस बात का सबूत है कि ये सब सिर्फ एक तुक्का नहीं है। डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी एक तरह का कंप्यूटर सिमुलेशन है, जिससे वैज्ञानिकों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि निकल और आयरन का ये कॉम्बिनेशन काम करेगा। और इन सीटू रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो और भी कमाल की चीज है। इन सीटू का मतलब है उसी जगह पर। उन्होंने इस तकनीक से रिएक्शन होते समय उसे असल में देखा। मतलब लाइव देखा, जैसे कोई डॉक्टर लाइव सर्जरी देख रहा हो? वैसा ही उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो हेट्रोजंक्शन, वो रिले रेस ठीक वैसी ही हो रही थी जैसा उन्होंने सोचा था। इससे यह साबित हो गया कि उनकी थ्योरी सही थी। ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं, बल्कि एक पुख्ता सबूत है कि उनका डिजाइन मॉलिक्यूलर लेवल पर काम कर रहा है। तो इसका असल मतलब क्या है? जब हम इन सभी वैज्ञानिक विवरणों को एक साथ रखते हैं तो हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ी तस्वीर क्या बनती है? बड़ी तस्वीर यह है कि हम एक ऐसे भविष्य की दहलीज पर खड़े हैं जहां स्वच्छ ऊर्जा बनाने के लिए हमें धरती को खोदकर दुर्लभ धातुएं निकालने की जरूरत शायद न पड़े। इसका कच्चा माल लिग्निन हर साल लाखों टन की मात्रा में पैदा हो रहा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए देशों को आपस में लड़ना पड़े या जिसकी सप्लाई चेन पर कुछ ही लोगों का कंट्रोल हो। ये हमारे अपने पिछवाड़े में पड़ा कचरा है। तो ये सस्ता है और कचरे से बनता है। सुनने में तो परफेक्ट लगता है, लेकिन क्या इसमें कोई कमी नहीं है? क्या ये सच में प्लैटिनम जितना अच्छा है या बस एक काम चलाऊ विकल्प है? देखिए, प्लैटिनम जितना अच्छा कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। प्लैटिनम अभी भी कुछ मामलों में गोल्ड स्टैंडर्ड है, खासकर उसकी एफिशिएंसी में। लेकिन इस कैटलिस्ट की सबसे बड़ी खूबी इसका परफॉर्मेंस टू कॉस्ट रेशो है। आप इसे ऐसे देखिए, अगर प्लैटिनम 100 रुपए में 100% काम करता है, तो ये कैटलिस्ट शायद 85-90% काम सिर्फ 1 रुपए में कर रहा है।
और यही चीज इसे गेम चेंजर बनाती है। असली दुनिया में लागत ही सब कुछ है। और इसे लैब से निकालकर असली फैक्ट्रियों तक ले जाने में क्या चुनौतियां होंगी? क्या हम कल से इसे बनाना शुरू कर सकते हैं? नहीं, कल से तो नहीं। लैब में कुछ ग्राम बनाना और फैक्ट्रियों में हजारों टन बनाने में बहुत फर्क होता है। इस प्रक्रिया को स्केल अप करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इलेक्ट्रोस्पिनिंग जैसी प्रक्रिया को औद्योगिक स्तर पर लगातार और एक जैसी क्वालिटी के साथ करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस शोध के सहलेखक जू किंग क्यू ने कहा भी है कि उनका मकसद ही एक ऐसा कैटलिस्ट बनाना था जिसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सके और जो टिकाऊ हो। तो डिजाइन के लेवल पर इस बात का ध्यान रखा गया है। तो ये सिर्फ एक नया कैटलिस्ट नहीं है, ये सोचने का एक नया तरीका है ना? बिल्कुल। ये अध्ययन बायोमास से मिली चीजों की बढ़ती कीमत को दिखाता है। अब तक हम ऊर्जा के लिए जमीन के नीचे दबे खजाने, मतलब कोयला, तेल, कीमती धातुएं खोजते थे। ये शोध कहता है कि भविष्य का खजाना हमारे कचरे के ढेर में छिपा हो सकता है। ये सोच में एक बुनियादी बदलाव है, और ये सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में नहीं है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तरीके को, यानी कार्बन फाइबर के फ्रेमवर्क पर अलग अलग धातुओं के हेटेरोजंक्शन बनाने के तरीके को दूसरी कई केमिकल रिएक्शंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह है। तो चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हैं। हमने शुरुआत इस बात से की कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में एक बहुत बड़ी रुकावट है ऑक्सीजन बनाने का धीमा और महंगा प्रोसेस, जिसके लिए हमें प्लैटिनम जैसी दुर्लभ धातुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। और फिर हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिकों ने इसका हल कागज उद्योग के कचरे यानी लिग्निन में खोज निकाला। उन्होंने लिग्निन से कार्बन का एक नैनोस्केल ढांचा बनाया और उस पर लोहे और निकल के ऑक्साइड को एक खास रिले रेस वाले अंदाज में सेट कर दिया। इसकी सफलता का राज यही अनोखा नैनोस्केल डिजाइन है, जो न सिर्फ रिएक्शन को तेज करता है बल्कि कैटलिस्ट को मजबूत और टिकाऊ भी बनाता है। और नतीजा, एक ऐसा विकल्प जो प्लैटिनम से कहीं ज्यादा सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाले कचरे से बनता है। अंत में ये खोज हमें हाइड्रोजन बनाने के लिए कीमती धातुओं पर हमारी निर्भरता कम करने का एक असली और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, ये ज्यादा सस्टेनेबल और न्यायसंगत ऊर्जा भविष्य की ओर एक उम्मीद भरी छलांग है। आज हमने देखा कि कैसे एक औद्योगिक कचरा, जिसे अक्सर बेकार समझकर जला दिया जाता है, सही वैज्ञानिक नजरिए और इंजीनियरिंग से स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य का एक जरूरी हिस्सा बन सकता है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। ये शोध तो लिग्निन पर था, लेकिन जरा सोचिए, हमारे आसपास खेती, फैक्ट्रियों या हमारे शहरों से निकलने वाला और कौन-कौन सा ऐसा कचरा है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं? पुराने टायर, कॉफी बनाने के बाद बचा हुआ पाउडर, प्लास्टिक की बोतलें, इनमें और कौन सी जटिल कीमती चीजें छिपी हो सकती हैं जो हमारी बड़ी-बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए बस सही वैज्ञानिक नजरिए का इंतजार कर रही हैं? अगला बड़ा खजाना शायद किसी खदान में नहीं, बल्कि हमारे कूड़ेदान में ही मिल जाए।